हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न में। और मैं सुरेंद्र। और आज बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के बारे में। तो आपको पता है सिस्टम शब्द आ गया, इसका मतलब तंत्र। इसमें बहुत से अंग हैं। तो बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के बारे में। ऑक्सीकरण सबसे पहला टॉपिक है कि ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, क्योंकि ये प्रक्रम विदाउट ऑक्सीजन संपन्न नहीं होगा। तो विदाउट ऑक्सीजन जब संपन्न नहीं होगा तो रिएक्शन जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उस हिसाब से देखिए कि ऑक्सीकरण जब तक विदाउट ऑक्सीजन के ये संपन्न नहीं होगा, विदाउट ऑक्सीजन संपन्न नहीं होगा तो ऑक्सीकरण कहेंगे ही नहीं। तो ऑक्सीकरण इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ऑक्सीजन के जरिए संपन्न होता है, इसलिए से ऑक्सीकरण सिस्टम। ऑक्सीकरण कहते हैं ऊर्जा और तथा ऊष्मा, ऊर्जा तथा ऊष्मा। तो ऊर्जा तथा ऊष्मा आपको पता है, जब तक हम सांस लेते हैं तो हार्ट काम करता है, हार्ट काम करता है तो हमारी ब्लड चलता रहता है। जब तक ब्लड चलेगा तो ऊर्जा हमें मिलती रहेगी, ऊष्मा मिलती रहेगी। क्योंकि आपको पता है जैसे आदमी खत्म हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो अपन सांस लेना बंद कर देते हैं, हार्ट काम करना बंद हो जाता है, तो बॉडी कितनी ठंडी हो जाती है। तो वही है कि इससे ऊर्जा और ऊष्मा इसीलिए मिलती है क्योंकि हम सांस लेते हैं तो हार्ट काम करता है, हार्ट काम करता है तो ब्लड चलता रहता है, ब्लड चलता रहता है तो ऊष्मा और ऊर्जा दोनों मिलती हैं। फिर बात करते हैं अपचाई। ये कैटाबोलिक प्रक्रम है। कैसा? कैटाबोलिक अपचाई प्रक्रम है। फिर बात करते हैं श्वसन अंगों के बारे में। श्वसन अंगों के बारे में तो स्तनधारी, स्तनधारी वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, जैसे कि अपन है और पशु हैं। तो स्तनधारी वो हैं जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। तो अपन लक्ष्य फेफड़े से सांस लेते हैं। अपन कभी कभी सोचते हैं कि यार फेफड़े नहीं है, सांस लेते हैं तो अपन एक तो नाक से लेते हैं और मुंह से लेते हैं। तो ये बात गलत है क्योंकि ये तो सिर्फ रास्ते हैं। आपको पता है जब जुकाम हो जाती है, सर्दी लग जाती है तो अपनी नाक बंद हो जाती है तो अपन मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे। अब लिया किससे सांस? ये तो एक रास्ता था, इकट्ठा किसमें किया? फेफड़े में। तो ये श्वसन अंग क्या है? फेफड़े। लक्ष्य मुख्य श्वसन अंग फेफड़े हैं। ये तो सिर्फ एक रास्ता है, नाक के जरिए और मुंह के जरिए सांस लेना। ये तो सिर्फ रास्ते हैं कि इधर से जाती है। फिर बात करते कीट, कीड़े मकोड़ों के बारे में। तो कीड़े मकोड़े श्वास नली, ये इनकी यहाँ पे श्वास नली होती है जिसे कहते हैं अपन ट्रेकिया। श्वास नली ट्रेकिया, जो कि ये यहाँ से सांस लेते हैं, यहाँ से सांस लेते हैं। यहाँ पे इनकी ये नली होती है जिससे श्वास नली कहते हैं, यहाँ से ये सांस लेते हैं। फिर बात करते हैं जलीय जीव। तो जलीय जीव में जैसे मछली, तो मछली कहाँ से लेती है? गलफड़ से सांस। जब पानी में होती है तो गलफड़ से सांस लेती है, गलफड़ से सांस लेती है, जिन्हें इंग्लिश में गिल्स कहते हैं और हिंदी में क्लोम कहते हैं। फिर बात करते हैं मेंढक। तो ये मेंढक 3 तरह से सांस लेता है। कितनी? 3 तरह से सांस लेता है, जो कि आपको पता है जब ये मेंढक जमीन पे होता है तो भी त्वचा से लेता है और जमीन के अंदर होता है तो भी त्वचा से लेता है। लेकिन जब ये छोटा होता है, कैसा? जब ये छोटा होता है टेडपोल अवस्था में, तब एक गिल्स क्लोम से सांस लेता है। अब बात करते हैं श्वसन प्रक्रिया के बारे में। तो सांस लेना और छोड़ना, जैसे सांस लिया और छोड़ा, तो ये ब्रेथिंग, श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया कहलाती है, ब्रेथिंग। तो अंदर जब सांस लेते हैं, जैसे लिया, तो इसे कहते हैं निश्वसन। क्या कहते हैं? निश्वसन, इंस्पायरेशन। और जब सांस छोड़ते हैं, जैसे सांस लिया और छोड़ा, तो उसे कहते हैं निश्वसन। क्या बोलते हैं? निश्वसन, एक्सपायरेशन। हिंदी वालों को दिक्कत आ सकती है, इंग्लिश वालों को नहीं आएगी, क्योंकि इंस्पायरेशन अंदर लेना, एक्सपायरेशन बाहर छोड़ना। तो निश्वसन लेना और निश्वसन छोड़ना। फिर बात करते हैं कितनी कितनी लेते हैं। तो हम 78% लेते हैं नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन 78% लेते हैं श्वास लेशिता में और ऑक्सीजन 21% लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कि 0.03% जो कि न के बराबर होती है। तो इसको कुल मिला के जोड़ते हैं इसको, तो 100 के आसपास बैठती हैं, 100 के आसपास बैठती हैं। 90.6% वो 100 के लमसम पहुंच जाती हैं। फिर बात करते हैं छोड़ते कितनी कितनी है। तो ऑक्सीजन 78 लेते हैं, 78%, तो उसको यूं का त्यों वापस निकाल देते हैं, उतने के उतने 78 के 78 लेते हैं और 78 के 78 ही निकालते हैं। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन में, जो 17% लेते हैं, सॉरी 21% लेते हैं और 17% छोड़ देते हैं। तो कितनी ली इससे? 4% रख लेते हैं, जो एडजस्ट हो जाते हैं कहीं बॉडी के अंदर। फिर बात करते हैं CO2, 0.03% तो ली, लेकिन छोड़ी कितनी? 4.3%, जो कि 100 के आसपास होती है। पूरी तोड़ने के तोड़ने पर बैठेगा ये सिस्टम। तो एक बार फिर देखते हैं N2, नाइट्रोजन 78% लेते हैं, 78% छोड़ देते हैं, जो का त्यों, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नो साइड इफेक्ट। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 21% लेते हैं और 17% छोड़ देते हैं। फिर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो कि 0.03% लेते हैं और 4.6% छोड़ देते हैं। तो और बात करते हैं इससे थोड़ा सा खुल के इसके बारे में। अब बात करते हैं डायग्राम के साथ में। तो श्वसन मार्ग, जिस मार्ग से वायु अंदर जाती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। कि जिस मार्ग से जिस मार्ग का अनुसरण करते हुए अंदर पहुंच जाती है, तो उस मार्ग को श्वसन मार्ग कहते हैं। और इसमें कौन कौन से अंग आते हैं फिर बात करते हैं। और तो नासा छिद्र, जो अपनी नाक के आगे 2 छेद पाए जाते हैं, ये दोनों छेद, तो इसे नासा छिद्र कहते हैं। तो इनके अंदर जैसे थोड़ा और अंदर चलते हैं तो नाक के यहाँ पे छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। तो जैसे वायु के साथ साथ धूल वगैरह जाती है, तो इन रोम, जिन्हें रोम कहते हैं अपन, तो उन रोमों में चिपक जाती है, तो उससे आगे फिर चलते हैं नासा कपाट। तो नासा कपाट जो अपन कहते हैं कि ये जो है यहाँ पे इस वाला हिस्सा जो टाइट होता है, हड्डी होती है इसके अंदर, तो ये जो नासा कपाट वाला हिस्सा है, तो इसमें क्या है कि म्यूकस नामक पदार्थ पाया जाता है, जो चिपचिपा होता है। कभी अपन उंगली देते हैं और निकालते हैं तो अपनी उंगली पे चिपचिपा पदार्थ आ जाता है, जिसे कहते हैं म्यूकस। वो क्या काम करता है कि जैसे अंदर वायु जाएगी तो रोमों से भी जो छोटे होते हैं तो वो कण और आगे निकल जाते हैं, तो वो उनको चिपका लेता है। और चिपकाने के बाद में जब अपन 2, 4, 5 दिन में उंगली देते हैं तो वो निकल आता है। फिर बात करते हैं ग्रैसनी। तो ग्रैसनी कौन सी है कि जब अपन कहते हैं ना ग्रामीण भाषा में किसी से कि भाई हाथ दे के हलक निकाल लूंगा, ये कर दूंगा, तो ये वही हलक है। ग्रामीण भाषा में हलक जिसे कहते हैं, अपन हाथ दे के देखते हैं, तो तालू के अंदर वाली, तो ग्रैसनी जिससे वायु प्रवेश करती है, तो ये ग्रैसनी है। फिर बात करते हैं स्वतंत्र। ग्रैसनी कौन सी है वो भी मैं आपको बता दूं, ये भाई ये मुंह है, तो ये यहाँ जाके ग्रैसनी है, ये क्या है? ग्रैसनी है। फिर बात करते हैं लैरिंक्स, स्वर तंत्र, जो ये है अपना, इसको अपन जब दबा लेते हैं तो आवाज नहीं निकलती है, तो ये वही स्वर तंत्र, तो इसका भी इसमें अहम हिस्सा होता है। फिर बात करते हैं श्वास नली, ट्रेकिया, तो ये श्वास नली है, ट्रेकिया श्वास नली। और जैसे ये आगे चलती है तो ये 2 हिस्सों में हो जाती है। कितने? अब इधर देखते हैं डायग्राम से, तो ये हो गई क्या? ट्रेकिया, श्वास नली। और जब ये जैसे अंदर चलती है तो 2 हिस्सों में, क्यों अलग अलग 2 लक्ष हैं तो दोनों में बढ़ जाएगी, तो फिर इसे कहते हैं ब्रोंकिया। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई, क्योंकि जब 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, यहाँ आके तो आप देख रहे हैं एक ये हिस्सा हो गया, एक ये हिस्सा हो गया, तो इसे कहते हैं ब्रोंकाई। और ये फिर आगे जाके और भी छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाती है। किन में? छोटे छोटे, तो उन्हें कहते हैं ब्रोंकोलिस। क्या कहते हैं? ब्रोंकोलियस कहते हैं।
क्योंकि ये छोटे छोटे बटरियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से चल के आई, ये श्वास ने लिया है, ट्रैक किया, फिर ये छोटे छोटे 2 हिस्सों में यहाँ से हो रही है, तो इसे ब्रोंकाई कहते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे फिर हिस्सों में बट रही है, यहाँ से ये देखो ये तो फिर इसे कहते हैं ब्रोंकोलिस। फिर बात करते हैं कि ब्रोंकोलिस ये भी ये गुच्छानुमा इसके ऊपर संरचना पाई जाती है, तो इन्हें फिर वायु कोष्ठक एल्वियोली कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। तो ये वायु कोष्ठक होते हैं और अक्सर वायु इन्हीं में आके रुकती है, वायु रुकती ही इनमें आके है, वायु कोष्ठकों में। तो फिर बात करते हैं कि यहां से एल्वियम, फिर यहां से ब्लड में पहुंच जाएगा, यहां से ब्लड में पहुंच जाएगा, और ब्लड में पहुंचने के बाद कोशिकाओं में हो जाएगा, और कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वहां पहुंच जाएगा। और ये इसकी झिल्ली होती है दोहरी, जो आप देख रहे हैं लक्ष्य की झिल्ली दोहरी होती है। और इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं और बताते हैं आपको। तो अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और खुल के। तो ये जो वाला आपको हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, तो इसे कहते हैं अपन डायफ्राम। क्या कहते हैं? डायफ्राम। और इसका एक काम है फेफड़ों लक्ष्य को संतुलन में करना। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो ये स्प्रिंग का काम करता है, नीचे हो जाता है, इनको संतुलन में कर देता है। और जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो लक्ष्य, ये सांस छोड़ नहीं सकते, ले तो सकते हैं लेकिन ये छोड़ नहीं सकते। तो जब ये छोड़ने के लिए इसका सहारा लेते हैं, इसको संकेत देते हैं कि भाई तू फोर्स लगा, हमें सांस निकालना है। तो जब ये एयर निकालते हैं तो ये खींचता है, नीचे से फोर्स लगाएगा, और जैसे फोर्स लगाएगा ये बाहर वायु को फेंक देंगे। तो इसका 70% भूमिका होती है श्वसन प्रक्रिया में, 70%। मतलब कि सांस को छोड़ने और लेने में अक्सर 70% काम ये करते हैं। अब बात करते हैं कि हमें हिचकी क्यों आती है। तो हिचकी आने का मेन कारण बताऊं मैं आपको, इसको पढ़ेंगे जब बताएंगे आपको कि हिचकी क्यों आती है। तो भाई जैसे ये ग्रैसनी 2 हिस्सों में बट रही है, कितने में? 2 हिस्सों में बट रही है। तो ये तो होगी एयर वाली, यहाँ के 2 हिस्सों में बट रही है। तो इधर से तो श्वसन वाली एयर में एयर वाली है, जो श्वसन का काम करती है, जो लक्ष्य में जाके इन फेफड़ों में जाके खुलती है। और ये काम करती है खाने का, कि खाना जब आएगा तो ये आहार नाल में पहुंचाने का काम करती है। तो यहां से जब खाना आएगा, ब्रेन, ये जो काला काला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये एपिग्लोटस ढक्कन वॉल्व का काम करते हैं, जो कि भाई खाना आएगा तो इस वाले मार्ग से, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का काम करता है कि खाना इधर से आएगा तो ये निकाल देगा, भाई तुम इधर चलो, इधर चलो। और जब अगर श्वसन एयर आई, हवा आई, तो ये वाल्व खुल के इधर लग जाता है, इस पे लग जाएगा। तो इधर से फिर लक्ष्य में ये इधर से आएगा, ये वाल्व लगा हुआ है। तो जैसे हम खाना लेंगे, खाना खाएंगे, तो जैसे ही खाना जाएगा तो ये ब्रेन इसको संकेत करता है कि भाई खाना आ रहा है, तो ये इधर वाले हिस्से पे लग जाएगा, तो खाना निकल जाएगा। फिर ये इसको संकेत देगा भाई सांस आ रही है, तो ये इधर वाले हिस्से पे लग जाएगा और इधर से निकाल देगा। तो जब कभी हम जैसे खाना खाते वक्त हिचकी वगैरह आती है, वो इस वजह से आती है कि यहाँ से जब आएगा तो हम जब किसी के ख्यालों में खो जाते हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं किसी से, खाना चल रहा है चाहे एयर चल रही है, कोई मतलब नहीं। तो या फिर किसी से ज़्यादा बातचीत करते हैं, तो खाना जब इधर से आएगा तो ये असमंजस में हो जाता है, खाना आएगा या एयर आ कुछ भी आ, तो ये बेचारा असमंजस में हो जाता है। तो खाना जब आएगा तो ये असमंजस में कैसे हो जाता है कि भाई ब्रेन संकेत देगा ही नहीं, क्योंकि दिमाग तो खो गया किसी और के ख्यालों में। तो ये जब इसको संकेत नहीं देगा तो ये कहता है सुसरा कुछ तो बता हमें कि भाई खाना आ रहा है कि एयर आ रही है, कुछ पता ही नहीं चलेगा इसको। और जब इसको पता नहीं चलेगा तो ये क्या करता है, अपनी निष्क्रिय अवस्था में हो जाए, या तो इधर लग जाता है या इधर लग जाता है। तो जैसे कि खाना आया और इधर लगा, इधर थोड़ा बहुत गया खाना गलती से, तो फिर ये क्या करता है, फिर आ जाओ इधर ही डायफ्राम पे। तो इसको पता चलेगा कि क्या आ रहा है, खाना आ रहा है। तो खाना आएगा तो भाई एयर वाली हवा में गया तो वो खाना इधर जाके पच थोड़ी सकता है, तो उसको ये निकालने का काम करे, भाई खाना आ गया इधर।
तो ये जब जंप लगाएगा जोर करके, और ये जब जंप लगाएगा तो यहाँ से ये पंपिंग करेगा, ये खुल जाएगा खाना निकल के, और जब तक करता है जब तक ये खाना बाहर निकल नहीं जाए। इसमें जो अन्न के टुकड़े आते हैं वो जब तक निकल ना जाए यहाँ से तब तक हिचकियाँ आती हैं। तो इस वजह से हिचकी आती है भैया, ये नहीं है कि किसी के ख्यालों में खो जाने तब हिचकी आ रही है। अब यूँ नहीं कहते भाई मुझे कोई याद कर रहा है तो हिचकी आ रही है, ऐसा काम नहीं है। अरे हम किसी को याद कर रहे हैं तब जाके हिचकी आई है, ऐसा नहीं है कि वो हमें याद कर रहा है तो हमें उसकी हिचकी आ रही है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से दो परिस्थिति होती हैं, दो क्वेश्चन बनते हैं। अब वो बनते क्या क्वेश्चन है कि यहाँ से दो क्वेश्चन जब बनते हैं तो वो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से दो कि भाई जब आदमी को कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है, ना उसका हाथ टूटा ना पैर टूटा, बोल कहते हैं उसको कहीं चोट भी नहीं आई और वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया। तो उसका ख़त्म होने का एक मेन काम होता है, वो काम होता है डायफ्राम का, कि भाई जैसे हमने एक्सीडेंट हुआ और हमें चोट लगी इस वाले हिस्से पे, इस वाले पे या फिर इस वाले पे, तो ये क्या करता है, होता तो ये डायफ्राम मांस का है, मांस का होने के बावजूद भी क्या होता है, टूट जाता है, टूट जाता है। और जब ये टूट जाता है तो यह अपना काम करना बंद कर देता है, और काम करना जब बंद कर देता है तो ना सांस ले सकता है, तो निकाल नहीं सकता, तो उसकी वजह से आदमी की मृत्यु हो जाती है। और एक काम और होता है कि भाई जैसे प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह है, और प्रेग्नेंट लेडीज है, तो उसका क्या है, डायफ्राम काम करता है लेकिन उतना काम नहीं कर सकता जितना अपना सोचते हैं। तो भाई क्योंकि अब वो क्यों नहीं कर सकता, भाई पेट उसका जब इतना हो जाता है तो काम करेगा कहाँ से भाई, इधर नीचे खिसकेगा कहाँ से, इधर तो बेबी बैठा हुआ है इतना बड़ा, तो वो काम करना जब ये कम कर देता है तो उसकी क्या करती हैं, पांसुएं काम करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये सांस लेने और छोड़ने में मदद करने लग जाते हैं। जब अगर कभी लेडीज की ये पांसु टूट जाती है प्रेग्नेंट की तो भी मौत हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और इसके बारे में ये कुछ वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए आज इसको रखते हैं थोड़ा सा, और कल इसके बारे में 5-10 मिनट की वीडियो बना के आपको बता देंगे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों यहाँ से कुछ लेके नहीं जाना, सब वो माया है, और काम करते रहिए।